हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9 विषय गणित, आज अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। कुल मिला के कक्षा 9 की गणित का ये 19वां भाग आज आपके सामने लेकर आया हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के अध्याय 5 की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे फिर दोहराना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखें बच्चों। पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो प्रिय बच्चों, अब आज की हम शुरुआत कर रहे हैं अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। बच्चों, सबसे पहले आज हम पता करेंगे कि ये यूक्लिड कौन था। यूक्लिड कौन था? तो प्रिय बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने जिसे पाइथागोरस का नाम सुना था। पाइथागोरस कौन था? वो भी प्रसिद्ध गणितज्ञ था। और यहां पे ये यूक्लिड आया है, तो यूक्लिड कौन था? यूक्लिड मिस्र देश के अलेक्जेंड्रिया का एक गणित का शिक्षक था। कौन था बच्चों? यूक्लिड मिस्र के अलेक्जेंड्रिया का एक गणित का शिक्षक था। बच्चों, इसने अपना एक ग्रंथ बनाया था एलिमेंट्स। ग्रंथ का क्या नाम था? एलिमेंट्स। उसने अपने इस ग्रंथ में उस समय के गणित के ज्ञात सभी ज्ञान को, जो गणित का ज्ञान प्राप्त था उसने, उस सभी ज्ञात ज्ञान को इस एलिमेंट्स में इकट्ठा किया था। ये एलिमेंट्स क्या था? यूक्लिड का ग्रंथ था। इसमें इसने कुछ परिभाषाएं दी थी, जैसे बिंदु। तो बिंदु के बारे में इसने बताया था कि बिंदु का कोई माप नहीं होता है। हमारा बिंदु ये होता है, इसका कोई माप नहीं होता है समझ में? तो आप ध्यान दीजिए, कुछ परिभाषा उसमें लिखी थी। लेकिन आज हम सीखेंगे अभिधारणाएं और अभिव्यक्ति। इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, यूक्लिड ने 5 अभिधारणाएं दी थी और 7 अभिग्रह बताए थे। 5 अभिधारणाएं और 7 अभिग्रह। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम अभिधारणाओं का अर्थ समझेंगे। ये अभिधारणाएं क्या थी? बड़ा अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी। यूक्लिड ने अभिधारणा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? कि ज्यामिति, रेखा गणित के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, तो विशेष रूप से, विशेष रूप से ज्यामिति शब्द से संबंधित थी। यानी ज्यामिति के बारे में जो भी अपन अध्ययन करेंगे उसमें अभिधारणा शब्द का प्रयोग उसने किया था। केवल किसके लिए? ज्यामिति के लिए। तो अभिधारणा किससे थी? ज्यामिति से संबंधित थी, जिनको पहले सिद्ध किया जा चुका है वो हमेशा सत्य रहती है। अभिग्रहित क्या है बच्चों? अभिग्रहित ये सामान्य अवधारणा कहलाती है। तो अभिधारणाओं के अलावा कुछ सामान्य अवधारणाएं भी होती है जिन्हें हम अभिग्रहित कहते हैं। और ये सामान्य अवधारणाएं क्या थी? वे कल्पनाएं थी जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया। तो इन अभिग्रहितों का मतलब है ये सामान्य अवधारणाएं थी और ये वे कल्पनाएं थी जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग
किया गया और जिनका केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं था। तो ज्यामिति से विशेष संबंध नहीं था, इनका सबसे संबंध था। अब बच्चों देखिए, जुपिटर के 5 अभिग्रह कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आपको इनको याद करना है, वैसे इनमें से पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको याद करना, समझना ध्यानपूर्वक आगे के लिए। जुपिटर के 5 अभिग्रह। नंबर 1, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती है। इसका मतलब है बहुत सारी वस्तु होती है, अलग अलग होती है, जो किसी एक वस्तु के बराबर होती है, तो सभी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जैसे मान लो एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये, वृत्त ए बी सी। अब ये सी त्रिज्याएं है, मान लो ये भी 4 सेमी का, ये भी 4 सेमी का, ये भी 4 सेमी का। तो ध्यान देना, अब ये इनकी त्रिज्या समान है, तो ये तीनों वृत्त क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अर्थात वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। ये तीनों वस्तुएं क्या वृत्त है, ये भी 4 सेमी का, ये भी 4 सेमी का और ये भी 4 सेमी का। तो वृत्त ए, वृत्त बी और वृत्त सी, ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अच्छे से समझना, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती है, ये आपको याद करना। अब देखिए दूसरा अभिग्रह क्या है, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए। किनको? बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बेटा देखो, आपको समझा रहा हूं। मान लो कि हमारे पास, हम जानते 3 + 4 कितने होते हैं, 7। इसका मतलब यह और यह क्या है, बराबर है, राइट। 3 + 4 = 7, ये दोनों संख्या बराबर है, इधर वाली और उधर वाली। तो हमारा सवाल क्या है, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, यानी ये दोनों संख्या आपस में क्या बराबर है। अब इसमें कोई संख्या हम समान लेंगे, समान का मतलब बराबर संख्या, वो दोनों तरफ जोड़ेंगे। मान लो मैंने इधर जोड़ दिया 2 और इधर भी जोड़ दिया मैंने 2, राइट। तो देखो इधर कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 4 9, इधर 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। तो बताइए दोनों बराबर हुए नहीं हुए। इसका मतलब यह है, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। हमारी संख्या 3 + 4, इन दोनों का पूर्ण योग कितना था, 7 था। ये पूर्ण है, ये 7 क्या पूर्ण। जैसे इसमें हमने 2 संख्या जोड़ी, इसमें भी 2 जोड़ी, तो ये 9 इस 9 के बराबर हो जाएगा, यानी ये 7 है पूर्ण वाली संख्या, ये भी इसके बराबर हो जाएगी। तो हमने क्या सीखा, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। ये 2 आपके अच्छी तरह समझ में आ गई। अब लो तीसरा, इसी प्रकार यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। जैसे मान लो, अब क्या करेंगे, बराबरों को बराबर में से क्या करेंगे, हम घटाएंगे, तो शेषफल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे? जैसे मान लो यहां पे हमारे पास है a बराबर b, हमारे पास 2 बराबर क्या है, संख्या a और b बराबर है। तो बराबरों को बराबर में से, ये दोनों संख्या बराबर है, अब इनमें से क्या घटाएंगे, बराबर संख्या। मान लो इसमें से हम घटाएंगे c, इसमें से घटाएंगे c, तो a - c किसके बराबर हो जाएगा, b - c के बराबर हो जाएगा। तो यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। जब 2 संख्या बराबर होती है, उनसे कोई भी समान संख्या घटा दो आप, तो दोनों भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ये तीसरा भी आपके समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अभिग्रह 4 पर। देखो बड़ा क्या है, वे वस्तुएं
जो परस्पर संपाती हो। संपत्ति का मतलब होता है एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती है। ध्यान देना, जैसे मान लो हमारे पास में एक रेखा है ये AB, ठीक है, और एक रेखा हमारे पास ये CD। ये दोनों कैसी है? संपाती है। मतलब ये AB रेखा CD को ऊपर आ सकती है, CD रेखा AB पर, तो दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा क्या कर लेती है? ढक लेती है। तो जब ये दोनों रेखा बराबर संपाती है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या होगी? बराबर होगी। AB बराबर CD। इसका मतलब है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, यानी एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती हो, वे आपस में बराबर होती है। अब देखिए यूक्लिड का 5वां और अंतिम अभिग्रह, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अनुसार पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यानी ये पूरा भाग जो एक पूरी संख्या जो होती है वो अपने भागों से बड़ी होती है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या है 100, और 100 को हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत। 100 को हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत। अब मैं आपको लिखूं यहाँ पे कि मान लो 20/100 भाग, इसको हम क्या बोल सकते हैं? 20%। प्रतिशत का मतलब 100 में से। तो देखो बच्चों, कुल भाग कितना हमारे पास? 100 है। कुल भाग कितना हमारे पास? 100 है। अब उसमें से मान लो किसी के 20% नंबर आए, मतलब 20/100, तो ध्यान रहे ये 100 तो क्या है? बड़ा रहेगा, और 20/100 में 20, ये 20 क्या रहेगा? कम। उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि मान लो एक सेब है, ये क्या है? एक सेब। तो सेब कितना हमारे पास? 1 है। हमने मान लो इसके 5 हिस्से कर दिए, ABCD और ये E। अब मान लो ये एक सेब है, इसके 5 हिस्से कर दिए, तो ये हिस्सा A, ये हिस्सा B, ये हिस्सा C, हिस्सा D, हिस्सा E, ये सभी इस एक भाग से, पूरे सेब से क्या होंगे? छोटे होंगे। मान लो ये जो पूरा भाग था हमारा सेब का, इसको हमने नाम दिया मान लो P। सेब कौन सा? P। अब P में से मान लो एक जने को मिला A भाग, एक जने को क्या मिलेगा? A/P। दूसरे को मिलेगा मान लो B/P, और तीसरे को कितना मिलेगा? C/P, और चौथे को मिलेगा मान लो D/P, और पांचवे को कितना मिलेगा? E/P। इसका मतलब ये हुआ कि ये पांचों क्या है? ये पांचों इस एक ही सेब के भाग हैं। इसलिए ये जो हमारा पूर्ण भाग है सेब का, जिसको हमने क्या नाम दिया? P, तो ये P भाग इन पांचों से क्या होगा? बड़ा। अर्थात P बड़ा होगा 1 से, और P बड़ा होगा दूसरे से, P बड़ा होगा तीसरे से, और P बड़ा होगा चौथे से, और P बड़ा होगा 5वें से। तो आपको ध्यान देना कि हमने एक सेब था, इस सेब के 5 भाग किए अपन ने, और ये पांचों भाग जो हमने किए इस पूर्ण भाग से क्या होता है? छोटे। अर्थात ये पूर्ण भाग क्या होगा? इसके जो 5 भाग किए इससे बड़ा होगा। तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण क्या माना हमने? P भाग माना, और ये इसके अलग अलग हिस्से, अलग अलग भाग से के, तो ये पूर्ण भाग इन सभी हिस्सों से क्या होगा? बड़ा होगा। ये हमने आज यूक्लिड के 5 अभिग्रह के बारे में अध्ययन किया, और बड़ा इनको एक बार याद कर लेना, पढ़ना और लिख के याद करना। ये परिभाषाएं, इनको तरीकों को आप अच्छे तरह समझना। अब हम इसके बाद में बच्चों यूक्लिड के अभी और बच्चों 7 है, ध्यान देना। 5 हमने सीख लिए, अब हम 6 सीखेंगे।
क्योंकि हम अभिगणित सीख रहे हैं, अभिगणित कितने हैं? 7 है। तो देखिए बच्चों, अब हम सीखेंगे छठा। छठा हमारे पास है, एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगुने बराबर होते हैं। जैसे मान लो, एक ही वस्तु का मतलब समान वस्तु। मान लो कोई वस्तु है ये ए और ये वस्तु क्या है? बी। यदि हम ध्यान देना, इसको भी 2 से गुणा करें, इसको भी 2 से गुणा करें, तो ये 2a किसके बराबर हो जाएगा? 2b के बराबर हो जाएगा। अर्थात एक ही वस्तुओं के दुगने आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी प्रकार देखो बच्चों, 7वां, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। परस्पर बराबर होते हैं। मान लो कोई 2 वस्तु है, ए बराबर बी। अब इनका आधा, आधा का मतलब 1/2 से गुणा कर देंगे। दोनों को आधे से गुणा कर दिया तो ये 1/2 ए बन जाएगा और ये 1/2 बी बन जाएगा, और ये दोनों आपस में क्यों होंगे? बराबर होंगे। तो इस प्रकार ये हमने आज युगल के साथ अभिगणित के बारे में समझा। अब हम युगल की 5 अभिधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने इससे पहले यूक्लिड की 7 अभिगणितों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम यूक्लिड की 5 अभिधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अभिधारणा का मतलब जिनका संबंध विशिष्ट रूप से ज्यामिति के लिए किया जाता है। तो देखिए, नंबर 1, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब इसमें लिखा है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। आपने अच्छी तरह अध्ययन किया है कि मान लो एक बिंदु है हमारे पास में ए और एक बिंदु हमारे पास में है बी। तो एक बिंदु हमारे पास ए है, एक अन्य बिंदु कौन सा हमारे पास है? बी। अब इनसे केवल एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इनको मिलाएंगे तो निश्चित है एक सीधी रेखा बनती है बच्चों। ये हमारी क्या बन गई? ए बी, एक सीधी रेखा प्राप्त हो गई। तो युगल की 5 अभिधारणाओं से पहले आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। प्रथम अभिधारणा क्या है? एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, यानी बिंदु ए से एक अन्य बिंदु बी तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अब देखिए बच्चों, अभिधारणा नंबर 2, एक शांत रेखा को, कैसी रेखा? एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। बच्चों देखो, हमारे पास में ये एक रेखा है, ठीक बात है। ये हमारे पास में एक रेखा है ए बी। अब लिखा क्या है? ये शांत है, अभी तक बिल्कुल शांत है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब बच्चों, इस रेखा को हम इधर आगे तक बढ़ा सकते हैं। इस रेखा को इधर भी आगे तक बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो हमारी शांत रेखा ए बी थी, इसको हम दोनों तरफ निश्चित रूप से आगे तक बढ़ा सकते हैं। कोई भी रेखा हो सकती है, उसको हम दोनों तरफ आगे तक बढ़ा सकते हैं। ये क्या है? यूक्लिड की 5 अभिधारणाओं में से दूसरी अभिधारणा है कि एक शांत रेखा को
निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए बच्चों, दूसरा हो गया। तीसरा, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये तो बेटा निश्चित बात है। वृत्त हमेशा किससे खींचेंगे हम? त्रिज्या से। त्रिज्या लेंगे प्रकार में तभी तो वृत्त खींचेंगे। और किसी बिंदु को केंद्र मानकर, तो मान लो ये हमारा एक बिंदु है जिसका नाम क्या है ओ। अब यहां से हमने ये सर्किल खींच दिया, मान लो ये 4 सेमी त्रिज्या का है। तो देखो, किसी को केंद्र मानकर, केंद्र किसको माना हमने? ओ बिंदु को। और किसी त्रिज्या से 4 सेमी, 3 सेमी, 2 सेमी, कितने भी सेमी का ले सकते हैं। तो किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये क्या है? यूक्लिड की तीसरी अभिधारणा। अच्छे से आपको समझ में आ रहा है? अब देखिए, आप इसकी अभिधारणा हम देखेंगे, चौथी का अध्ययन करेंगे हम। इसमें लिखा है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो देखो, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। बच्चों देखो, ये हमारे पास क्या 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। ये मान लो मैंने और बढ़ा दिया, ये मान लो बना दिया हमने। इन सभी समकोणों क्या देख रहे हैं? ये छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा। आकृति बड़ी है लेकिन इनका परिमाण समान है। अर्थात सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं। यानी समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का तो होता है। तो सभी समकोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखिए बच्चों, पांचवा, एक सीधी रेखा यदि 2 रेखाओं पर गिरती है तो दोनों रेखाएं आगे जाकर उसी ओर मिलती है जिस ओर दोनों अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम होता है। 2 समकोण से कम होता है। जैसे मान लो हमारे पास में ये 2 रेखाएं बच्चों है, एक तो ये रही और एक ये रही। ये रेखा ए, ये रेखा एम और ये रेखा हमने मान ली पी। अब मान लो इन दोनों का जोड़, ये कोण 1, ये कोण 2, इनका कोण क्या है? 180 से बराबर या क्या है? ज्यादा। अब ये कोण 3, ये कोण 4, तो मान लो ये क्या है? 180 से क्या है? कम। इसका मतलब है कि ये जब इधर वाले दोनों कोण 180 डिग्री से कम है तो ये रेखाएं आगे बढ़ाने पर इधर मिलेगी बच्चों। अर्थात जब 2 रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो दोनों रेखाएं किस ओर मिलती है? जिस तरफ दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम हो। ये आपको अच्छी